हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसी वीडियोस आप और चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वो सारी वीडियोस मिल पाए। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ अ सब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही रीसेंट सब्जेक्ट है, रीसेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और ये डेवलप हुआ है अर्ली 1900s में। इसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डेवलप किया है, अलग अलग तरीके से इसे समझा है। तो ये रेलेवेंट है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। कॉमर्स वालों के लिए भी ये रेलेवेंट है क्योंकि उसमें भी मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स में देयर इज अ पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो अप्रोच जो अर्ली 1900s में आई थी वो थी क्लासिकल अप्रोच। ठीक है ना, क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे आई थी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उस समय इंडस्ट्रीज पे फोकस होता था। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता था इसका, आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस होता था। लोग ये करते थे कि भाई ज़्यादा हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, कितना एफिशिएंट हम प्रोडक्शन कर पाएँ। एफिशिएंसी जिसे नहीं पता है, एफिशिएंसी इज बेसिकली डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे। ठीक है ना, सही तरीके से चीज़ों को करना, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। तो वर्कर्स उस समय जो लेबर होती थी उसकी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और प्रोडक्टिविटी। तो बहुत सारे क्लासिकल अप्रोच में बहुत सारे ऐसे तरीके दिए गए थे, बहुत सारी ऐसी फिलोसफीज दी गई थी, थ्योरीज दी गई थी जिसपे ये बताया गया था कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए वर्कर्स की। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा नाम है, जैसे फ्रेडरिक FW टेलर जिनको बोलते हैं, बहुत फेमस है वो। और उनके साथ फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फेयोल, सब जानते हैं, मैक्स वेबर। तो ये सब जो है ये क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 थ्योरीज हैं। पहली है साइंटिफिक, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरी है ब्यूरोक्रेटिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो दिया था FW टेलर ने। तो FW टेलर क्या कहते हैं? FW टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात आई कि चीपेस्ट वे और बेस्ट वे, तो एफिशिएंसी की बात आ रही है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अबाउट कि लोग मेन को मतलब कैसे आप हैंडल करोगे, जो आपके लिए काम करते हैं लेबर्स हैं, उनको कैसे आप एग्जैक्टली आपको जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी चाहिए वो कैसे आप अचीव करोगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके बारे में है। फिर जो FW टेलर थे उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोचेस दिए। ठीक है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे उसमें आता है सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इनका ये कहना था कि आपको साइंस लगानी है, कोई मतलब अंगूठा छाप तरीका नहीं है इसमें। आपको इट्स अ साइंस, आप मैनेज कर रहे हो, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आप को साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया है, एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स of production to accomplish the maximum possible work in an efficient manner and at the minimum possible cost. All the related activities must be performed in a scientific manner। तो साइंस से बहुत ज़्यादा फोकस था इनका। दूसरा ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो जो साइंटिफिक सिलेक्शन क्या है? साइंटिफिक सिलेक्शन मीन्स ऑल्सो दोज पीपल हु शुड बी सेलेक्टेड who possess the necessary capability। इसका मतलब है कि आपको जो है वर्कर्स ऐसे नहीं उठा के ले आने हैं, आपको वर्कर्स वो लाने हैं जो एफिशिएंट हो,
जो एक्चुअली जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से वो फिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और प्लस उनकी ट्रेनिंग भी आप लगातार करवानी आपको चाहिए, ताकि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे और बढ़ती रहे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। मैनेजमेंट और लेबर के बीच एक संगठन होनी चाहिए, एक उसका एक कॉमन गोल के लिए उनको काम करना चाहिए। ठीक है ना, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो मैनेजमेंट और लेबर की जो थॉट प्रोसेस है वो एक होना चाहिए, एक ही अलाइंड होना चाहिए। ठीक है, सो कोऑपरेशन का मतलब सिंपल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवली आपको काम करना है, और आपको वर्क भी उसी के हिसाब से असाइन करना है कि किस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है और वो क्या संभाल सकता है, उस हिसाब से आपको डिवीजन करना है। ठीक है ना, मैनेजमेंट शुड टेक डिसीजंस एंड मेक प्लान एंड लेबर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डूइंग द वर्क। In this way, each will be responsible and accountable for their task and productivity of the organization will increase। तो हर बंदे के पास अपना एक designated work होगा और वो उसके लिए responsible होगा। तो हर बंदे का एक काम डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद आता है मैक्सिमम आउटपुट। तो टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि that both labor and management should make efforts to increase the production and it must be continuous। तो सबको भैया प्रोडक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उस समय क्या होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा HRM नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुए हैं। तो जब मैनेजमेंट डेवलप हुआ था तो इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता था कि कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो ये सारे जो 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं ये इन्होंने दिया। अच्छा, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, उनमें से ही ये आपको मिल जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्निक्स दी। इन्होंने प्रिंसिपल्स तो दिए कि भाई प्रिंसिपल ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये हमें करना चाहिए। अब उसमें फर्दर उन्होंने क्लासिफाई करा कि भाई इसमें टेक्निक्स कौन सी होनी चाहिए, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4-5 चीज़ें देखिए आती हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है ना, फंक्शंस थे उसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मेंटल रिवोल्यूशन, और फर्दर इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। इसमें भी फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी। तो इन्होंने FW टेलर ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, उसके हिसाब से इन्होंने ये चीज़ें डेवलप करी थी। ठीक है ना, बहुत सारी स्टडीज आप पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए पहला हम देखते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप इज बेसिकली, जैसे आप इस चार्ट में देखेंगे, चार्ट में क्या है, पहले कौन है, पहले आपका है फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर इज दी होलसेल, फैक्ट्री का जो है होलसेल हेड है मान सकते हैं आप। ठीक है, उसके नीचे जो है 2 प्रोसेसेस के इंचार्ज हैं। एक इन्होंने कहा कि प्लानिंग जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन। तो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री। अच्छा, अब उसमें इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया कि इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, ठीक है ना, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। तो ये सब जो है आप देखेंगे ये किसको मैनेज कर रहे हैं, वर्कमैन को। ठीक है ना, ये सारे मिलके वर्कमैन को ये इनकी एफिशिएंसी और इनकी जो है इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो हम एक करके समझते हैं पहले। तो प्लानिंग, फैक्ट्री मैनेजर जो है वो सारे कुछ मैनेज करता है। प्लानिंग इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग पार्ट, कि मतलब चीज़ें कैसे होंगी,
उसके वो इंचार्ज है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज बेसिकली रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें की मतलब सभी चीज़ें रिलेटेड होंगी प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसमें आते हैं अब पहले हम लोग देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब जैसे इसमें देखिए पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विल डिटरमाइन एंड डायरेक्ट हाउ द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। तो काम कैसे होगा वो इंस्ट्रक्शन कार्ड, इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए होंगे कि पहले ये होगा फिर ये होगा, फिर प्रोसेस वाइज पूरा दिया होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क विल डिसाइड व्हाट ऑल इज टू बी डन एंड द स्टेप्स विच आर टू बी टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो रूट क्लर्क पहले आपने देख लिया कि भाई स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है ना, फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी चीज़ें होनी है। ठीक है ना, द स्टेप्स विच आर टू बी टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क है उसमें क्या फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन से फर्दर उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होंगी। ठीक है ना, उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बोलता है कि द पर्सन हु डिटरमाइंस द टाइम लिमिट इन विच द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। मतलब ये कहता है कि ये बेसिकली टाइम और कॉस्ट को कैसे आप मैनेज करोगे फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है ना, वो इसमें होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये सब पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है जो एक पर्टिकुलर बंदा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है ना, तो दीज आर दी पीपल इसमें असाइन होते हैं, एक कोई ना कोई हेड होता है उसका, तो वो ये सब एक्टिविटीज को चेक करते हैं। उसके बाद आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या है? इट्स अ क्लर्क हु एंश्योर्स डिसिप्लिन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन और जो रूल्स आपने बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक डिसिप्लिनेरियन उसमें एक अलॉट किया जाता था कि वो देखता था कि भाई सब चल रहा है कि नहीं हिसाब से। ठीक है, तो ये थे प्लानिंग के इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के सब हेड्स मतलब इसमें आते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर कौन कौन से सेक्शन आते हैं। अब एक होता है इसमें स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है? स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम। तो ये अब क्या है, अब ये एग्जीक्यूशन पे आ गया। पहले तो प्लानिंग था, अब प्रोडक्शन पे आ गया। तो प्रोडक्शन में स्पीड बॉस क्या कह रहा है कि स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम। तो टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्पीड बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर उसके बाद आते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता था? पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स टूल्स एंड एक्सेस। अब क्या है कि किसी भी टास्क को करने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, एक्सेसरीज चाहिए होंगी। तो गैंग बॉस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मशीनरी। ठीक है ना, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो गैंग बॉस देखता था। उसके बाद रिपेयर्स बॉस। तो रिपेयर मतलब आप समझ गए कि भाई मेंटेनेंस, कोई भी मशीनरी है खराब ना हो, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस, किसी को रिपेयर की ज़रूरत है तो वो दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर्स बॉस। लास्ट में होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all activities are being carried out in a planned manner। तो ये देखता है कि सारी चीज़ें जैसे हमने प्लान करी है वैसे ही कंडक्ट की जा रही हैं कि नहीं। ठीक है, सो आप देखिए फंक्शन, देखिए इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को सब कैटेगराइज किया, कितनी सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने। इट्स अ वंडरफुल, मतलब आपको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा क्योंकि आप खुद सोचोगे एक फैक्ट्री है उसमें इतनी सारी चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने करी। तो इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ वेरी गुड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो पहले हमने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में बहुत सारी चीज़ें आई। अब इसका सेकेंड टेक्निक ये थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन वर्क। तो इन्होंने ये कहा कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे इन्होंने कहा कि टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ फिक्स स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, दैट इज द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, मशीनरी, वर्किंग कंडीशन। तो हर चीज़ को इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भैया एक ये बेंचमार्क है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन को हम बेंचमार्किंग भी कहते हैं। तो ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क
को अचीव करना है किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल में भी यही इसी क्वालिटी का हमें चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेस में भी स्टैंडर्डाइजेशन, तो एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, और उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इसका रॉ मटेरियल का ये स्टैंडर्ड है, तो इस क्वालिटी का है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आया वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी क्या कहता है? वर्क स्टडी में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। वर्क स्टडी मतलब किसी भी, हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको हमें स्टडी करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारना है। तो ये सारी important टेक्निक्स हैं। तो टेलर emphasize on examining and analyzing the work at the operational level of the organization. It develops a systematic course of action and resolves the problem faced by the laborers and workers who are responsible for accomplishing the given task and duties. तो जैसे जैसे उन्होंने यही कहा कि साइंस है, तो साइंस में कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। आपको लगातार उसमें आपको एनालाइज करना है कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला कि हमें रेगुलर करनी चाहिए। अब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं वर्क स्टडी के क्लासिफिकेशन। वर्क स्टडी में ये बहुत सारी स्टडीज आती हैं। वर्क स्टडी में क्या आता है? फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है? फटीग मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेलर द टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड efficiently and effectively and efficiently only if the worker is allowed to take the required amount of rest during the working hours. अब इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। पहले क्या था? पहले वर्कर्स को कोई भी इन्होंने छुट्टी नहीं दी, कोई भी ब्रेक नहीं दिया, ठीक है ना, कोई भी ब्रेक नहीं दिया, बीच में लगातार 8 घंटे काम कराया, उनकी एक एक्स प्रोडक्टिविटी आई। फिर इन्होंने क्या करा? फिर इन्होंने उनको एक इंटरवल दिया, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि एक इंटरवल अगर इन्होंने दिया तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर इन्होंने फर्दर 2 इंटरवल दिया, 2 इंटरवल दिया तो उनकी फर्दर उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर इन्होंने एक और इंटरवल दिया, पर एक और इंटरवल जब उन्होंने दिया तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट गई। तो उन्होंने देखा कि जो इंटरवल देना चाहिए दैट शुड बी उनको एक ऑप्टिमम, मतलब कि देयर इज एन ऑप्टिमम। बहुत ज़्यादा इंटरवल भी देना नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको काम भी नहीं कराना है। देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो एक मिडिल में आप आओ और उनको एक ड्यूरेशन आप सेट करो कि नहीं इतनी हमें छुट्टी देनी है या इतना हमें इंटरवल देना है, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑप्टिमम रहे। इसमें जैसे इन्होंने 2-3 चीज़ें हैं, देखिए इसमें, जैसे द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आप देने चाहिए, ठीक है ना, वो इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट इस पे। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंट, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, कितने में आपको इंटरवल देना चाहिए। तो द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एम्प्लॉय रेस्ट टाइम इज शेड्यूल्ड इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो कितने टाइम के बाद आपको रेस्ट मिलेगा? 2 घंटे बाद मिलेगा, 3 घंटे बाद मिलेगा, 4 घंटे बाद मिलेगा। फिर इन्होंने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल। तो पहले क्या आया? पहले नंबर, कितना रेस्ट, कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स पे कितने नंबर ऑफ आपको इंटरवल्स देने हैं। फिर आपने कितने फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आपको इंटरवल देना है। फिर इन्होंने बोला कि कितने टाइम का इंटरवल देना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इन्होंने डीप में स्टडी करी। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें को फिगर आउट किया कि आपको इंटरवल भी लेने हैं तो कितने फ्रीक्वेंटली लेने हैं, कितने टाइम के लेने हैं और कितनी बार लेने हैं। तो ये इन्होंने स्टडी करी थी इस पे। उसके बाद मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहती है कि द मैनेजर come across numerous ways of performing a particular task or carrying out a production goods or service. Out of all the possible methods, selection of most appropriate way, ठीक है ना। अब इन्होंने ये कहा कि भाई एफिशिएंसी की बात आ गई कि एक टास्क को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप पैदल जा सकते हो, आप रिक्शा कर सकते हो, आप अपनी कार से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो। बट उसमें बात क्या आती है कि कौन सा जो मेथड है वो एफिशिएंट है,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए कॉस्ट इज वॉज द मेन, वहाँ पे उस समय प्रोडक्शन के पीरियड में क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो कौन सा तरीका ऐसा है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है ना, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये मेथड स्टडी में होता था। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी ये देखती है कि एक एक्टिविटी को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम आपका डिसाइड होना चाहिए, व्हाट इज द लीड टाइम, ठीक है ना। एनालाइजिंग द टाइम कंज्यूम्ड फॉर कैरिंग आउट द गिवन टास्क इन अ स्पेसिफाइड मैनर is Taylor's another scientific management technique which was called time study, ठीक है। If an activity takes more than the defined standard it may lead to delay and decline in productivity। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई एक टाइम अगर स्टैंडर्डाइज, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था हर चीज़ को, तो अगर कोई टास्क अपने गिवन टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट, वी नीड टू चेक। हमें चेक करना है कि कहाँ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कहाँ डिफिकल्टी अराइज हो रही है, कि हम टाइम पे काम खत्म नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो दैट इज द टास्क ऑफ अ मैनेजर। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इन्होंने हर एक इंसान की मूवमेंट्स तक पे रिसर्च कर डाली। इन्होंने ये कहा कि हम जो भी प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव हम मोशन करते हैं, एक इंसान कि जितने अनप्रोडक्टिव मोशंस करता है दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ आउटपुट डिक्लाइन। इसका मतलब है कि हम, जैसे इसमें लिखा हुआ है, द एक्शंस एंड मूवमेंट्स विच डू नॉट जनरेट एनी आउटपुट शुड बी एलिमिनेटेड टू सिंप्लीफाई द वर्क। हम जितने भी ऐसे मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आउटपुट घटता है, ठीक है ना, जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलता है, मतलब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, वो हमें अवॉइड करने चाहिए, वो हमें एलिमिनेट करने चाहिए, ताकि आउटपुट जो है और ज़्यादा, आप उस समय प्रोडक्टिव, तो आपके जितने एक्शन होने चाहिए वो सारे प्रोडक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी कहती है। तो ये देखिए, ये बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर ये 5 स्टडीज इन्होंने करी थी। उसके बाद इन्होंने टेक्निक दी थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है, पीस मतलब हो गया, आप ये समझो कि कोई भी प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर यूनिट, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी एक यूनिट को हम पीस कहेंगे। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहता है कि जो लेबर, जो वर्कर आपका एक स्टैंडर्ड टाइम में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना ले रहा है, मतलब सिंप्लीफाई इसको मैं अगर ये कहना चाहूँ सिंप्लीफाई, तो जितने ज़्यादा पीस बनाओगे उतने ज़्यादा आपके वेजेस होंगे, और जितने कम आप पीस बनाओगे उतने कम आपके वेजेस होंगे। तो इन्होंने एक वेज सिस्टम बनाया जिसमें ये कहा गया कि भाई ज़्यादा प्रोड्यूस करो ज़्यादा पैसे ले लो, कम प्रोड्यूस करो कम पैसे देंगे तुमको। तो इट वॉज बेस्ड ऑन कि भाई जितना आउटपुट आप दोगे उतना ही पैसा मिलेगा, सीधी सी बात, क्योंकि प्रोडक्शन वॉज द मेन कंसर्न। और उन्होंने ये कहा कि the wages paid to the workers should be based on their production capability, the number of pieces labor can manufacture in a given period, instead of a fixed rate of remuneration. A standard number of units of production should be determined। इन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड बनाएंगे कि एक पर्टिकुलर लेबर को एक फेवरेबल कंडीशन में वो कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा एक दिन में, ठीक है, वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दिया तो आप उस हिसाब से ले जाओ, ठीक है। एंड द वेजेस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। तो उसी हिसाब से भैया स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए कि आपको कितना वेज मिलेगा, ठीक है ना। हाउएवर इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस मोर देन द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट ही और शी विल बी लायबल फॉर एडिशनल कंपनसेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे अपने स्टैंडर्ड से तो आप ज़्यादा कंपनसेशन ले लो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या कहता है कि टेलर गिव अ पावरफुल concept on changing the perception of both the employees and the management. Here both of them work in collaboration and consider themselves as member of family. The employees should not consider themselves as just the worker of the
organization but believe themselves to be the member of the family. Even the management must understand that the workers are also human beings and as essential part of the organization, both of them must value the efforts of each other and work together. तो basically इन्होंने ये कहा कि वर्कर और मैनेजमेंट को साथ काम करना चाहिए. ये तो पहले उन्होंने कह दिया था कि कोऑपरेशन होना चाहिए, बट इन्होंने ये भी कहा कि जो वर्कर्स हैं उनको एक फैमिली की तरह हमें समझना चाहिए. जो जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको एक एज अ फैमिली समझना चाहिए और उनको जो है आउटपुट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. ठीक है ना, कि हमें सबको साथ मिलके हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव और हमें एज अ फैमिली टुगेदर वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन गोल. तो ये एक इन्होंने बोला कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सब साथ में मिलकर काम करें. ठीक है, तो अब देखिए ये सारे इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारे आपने देखे प्रिंसिपल्स, बहुत डिटेल, बहुत साइंटिफिक रिसर्च है ये, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है ये टुवर्ड्स मैनेजमेंट. यहाँ से पहली बार मैनेजमेंट को एक थॉट मिला, एक स्वरूप मिला. ठीक है ना, पर इसके बहुत सारे ना क्रिटिसिज्म थे जो इन्होंने किया. इट वॉज वेरी गुड कंट्रीब्यूशन, बट इनके जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रिटिसिज्म थे. अब क्रिटिसिज्म क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से. वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोनोटोनी मतलब कि एक ही तरह का काम आप कर रहे हैं, मतलब कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह आपको प्रोडक्शन ही करना है, तो देर इज नो इनोवेशन. उसके बाद कहा कि डिप्लीट जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब कि कोई जॉब से रिलेटेड इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी नहीं, ताकि वो जॉब चेंज कर सकें या जॉब में और कोई एनहांसमेंट कर सकें, एनरिचमेंट कर सकें. ठीक है ना, कोई और चीज़ बढ़ाएं, उनकी जो टास्क हैं उनको और कुछ नया लाएं, ऐसा कुछ नहीं था इसमें. नो स्कोप फॉर ट्रेड यूनियंस जो होती थी पहले, उनका कोई स्कोप ही नहीं था यहाँ पे. ये भाई यूनियनबाजी नहीं है यहाँ पे. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि यूनियनबाजी इज नॉट हेल्दी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन तो गजब का हुआ यहाँ पे, कि इसमें ह्यूमन साइड जो है इन्होंने नहीं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है ना, कि ह्यूमन रिसोर्स या जो इंसानों की नीड है उनको कहीं भी इस मेथड में कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वर्कर्स हेल्थ, तो उनकी हेल्थ ऑब्वियसली जब वो मशीन की तरह काम करेंगे तो उनकी हेल्थ पे भी बहुत सारा इफेक्ट होगा. अब एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बहुत सारी इसमें मेथड बता दिए हैं, इतने स्टडी बता दिए हैं कि इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये कि बहुत ज़्यादा आप जो है इसमें ही इन्वॉल्व हो जाओगे. ठीक है ना, उसके बाद आता है एक्सपेंसिव अफेयर. तो हर चीज़ का आपको एक तो डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, इतना करना पॉसिबल नहीं है. उसके बाद ओवर प्रोडक्शन मतलब कि कभी कभी आप मतलब जितना आपको डिजायर्ड होता है उससे ज़्यादा आप ओवर प्रोडक्शन कर बैठते हो. क्योंकि उस समय क्या था, उस समय इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि वो एरा ही ऐसा था कि उसमें सिर्फ प्रोडक्शन की बात होती थी, सिर्फ एफिशिएंसी की और सिर्फ प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने की बात होती थी, कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा बिकेगा. दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट उस समय पे. ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म थे एंड दिस वाज द होल, आई वुड से, माय फर्स्ट वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट. और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए. एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.